In the name of Allah, who is the most bounteous and the most merciful. I am Haika Javed Qureshi. Assalamu alaikum, respected fellows and respected sir. Today, I am going to represent you about how can we manage our finances. Contents of today's lecture: introduction, need of capital, source of funds, budgeting and monitoring, working capital and cash flow. First of all, we will learn about introduction of finances, which include what is finances and how can we manage our finances. So let's start. However good the quality of its products or services, no organization can be successful for any length of time unless its finances are soundly managed. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कितनी ही अच्छी प्रोडक्ट और सर्विसेज क्यों ना ऑफर करे, जब तक उसके फाइनेंसेस मैनेज नहीं होंगे वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहला सकती। और फाइनेंसेस मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने अपने फाइनेंसेस को मैनेज ही नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं की अबाउट फाइनेंसेस। मैंने अपने फर्स्ट कस्टमर को, मेरे पास जितना पैसा था मैंने अपनी फर्स्ट सर्विस और फर्स्ट प्रोडक्ट पर ही लगा दिया। मैंने कुछ भी मैनेज नहीं किया। ये मैंने कुछ भी मैनेज नहीं किया। अब क्या हुआ, मेरा जो फर्स्ट कस्टमर था वो तो मुझसे बहुत अच्छा सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन अब जब सेकंड टाइम मेरे पास वही कस्टमर या कोई और कस्टमर आएगा, अब क्योंकि मेरे फाइनेंसेस नहीं मैनेज, मेरे पास मनी ही नहीं है, मैं अपनी सारी मनी अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में लगा चुकी हूँ, तो मैं बिल्कुल लॉस में जाऊंगी, क्योंकि मेरा जो सेकंड कस्टमर आएगा वो तो मुझसे सेटिस्फाई नहीं होगा। मेरे पास जब मनी ही नहीं होगी, मैं उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या ऑफर करूंगी? दैट्स व्हाई मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Many young software engineers are attracted by the idea of starting their own company. बहुत से यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उन्हें ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि जी हम अपनी कंपनी, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, विच इज नीड ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ न्यू और रिसेंट ग्रेजुएट्स इन कंप्यूटिंग decide to set up their own company to provide software services, and their intention is typically to offer contract hire services. For example, एक ग्रुप है जो कि अभी अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है, और उनके कौन सा प्रोग्राम था? उनका प्रोग्राम था कंप्यूटिंग। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऑफर करेंगे। अब यहाँ वही बात करते हैं कि अगर उस ग्रुप ने अपने फाइनेंसेस को साउंडली मैनेज ही नहीं किया, उन्होंने इस उम्मीद पे वो रहे कि जी हमारा जो पहला कस्टमर है उसको हम बहुत अच्छा सेटिस्फाई कर देते हैं, और बाकी जो हम अपना बिजनेस प्रोसीड करेंगे वो जब हमारे पास यही कस्टमर हमें इनवॉइस पे करेगा ना, उससे कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, हो सकता है कि कस्टमर के साथ कोई अप एंड डाउन आ गया, तो कस्टमर क्या हुआ, क्लाइंट इज अनलाइकली टू पे एन इनवॉइस विद इन लेस देन 1 month ऑफ रिसीविंग इट। क्लाइंट ने कहा कि जी मैं आपसे ये चीज ले रहा हूँ, आपकी ये ऑफर सर्विसेज ले रहा हूँ, मैं आपको विद इन 1 month आपको इंशाल्लाह पे बैक कर दूंगा इन दी फॉर्म ऑफ इनवॉइस। लेकिन क्लाइंट के साथ कोई अप एंड डाउन हो गया, वो पे ही नहीं कर सका मनी, तो क्या हुआ, सारा का सारा लॉस होगा उस ग्रुप को। वो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लॉस में जाएगा। तो क्यों जाएगा? इसी वजह से जाएगा कि उसने कोई सेविंग्स ही नहीं रखी, उसने सारी की सारी मनी अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे लगा दी। Some larger companies are notorious for not paying invoices for as much as 6 or even 12 months. कुछ कंपनी इसी वजह से ही बदनाम है कि वो अपनी इनवॉइसेस पे नहीं कर सकती। हो सकता है कि 6 महीने तक नहीं करती, और कुछ तो 1 साल तक अपनी इनवॉइसेस पे ही नहीं करती। So there will be a need to have some money with which to start the venture. तो इस बात की जरूरत होती है कि हमारे पास कुछ सेविंग्स हो, कुछ मनी हो, जिससे हम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सके, और बिजनेस स्टार्ट करने के अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 months तक तो हमारा पैसा हमारे काम आ सके, इतनी सेविंग्स हमारे पास होनी चाहिए। सही है। नीड ऑफ द कैपिटल की स्लाइड को कंटिन्यू रखते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड है, द ग्रुप नीड्स इनफ कैश इन हैंड टू बी एबल टू लिव फॉर एटलीस्ट 3 months। वही बात आ गई कि उस ग्रुप को जरूरत है कि उसके हाथ में इतना पैसा हो कि वो 3 months तक सरवाइव कर सके। एडिशनल मनी विल बी नीडेड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंपनी। हमें एडिशनल मनी की जरूरत पड़ती है। एडिशनल मनी मीन्स हमारी सेविंग्स हमारे पास होनी चाहिए। हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है कि जब हम एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके हजारों एक्सपेंसेस होते हैं, और वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ताकि एडिशनल मनी उन एक्सपेंसेस में हमारे काम आ सके।
फॉर लार्ज पैकेजेस ऑफ प्रोजेक्ट, जाहिर है बड़े पैकेजेस और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमें लार्जर अमाउंट की नीड होती है। तो बड़े पैकेजेस और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास लार्जर मनी होनी चाहिए, और अ मच लार्जर सम ऑफ मनी इज लाइकली टू बी नीडेड व्हाइल दे आर बीइंग डेवलप्ड, बिकॉज देयर विल बी नो रेवेन्यू कमिंग टू द कंपनी। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रेवेन्यू नहीं, बोलते हैं आमदनी को, आपके पास कोई आमदनी तो आपकी कंपनी में आ नहीं रही ना, आपको इनकम तो आ नहीं रही कि आप कहोगे कि ठीक है कि ना हम इस इनकम से अपना बिजनेस प्रोसीड कर लेंगे। तो हमारे पास एडिशनल मनी होनी चाहिए। नीड ऑफ द कैपिटल की नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब वही बात यहाँ कंटिन्यू करेंगे कि हमें उस पैसे की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए, एडिशनल मनी की जरूरत हमें क्यों होती है। फॉर स्टार्टिंग पीरियड कैश विल बी नीडेड फॉर, इस पीरियड को स्टार्ट करने के लिए यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें कैश की जरूरत होती है फॉर सैलरीज। सैलरीज यानी कि वर्कर्स की सैलरीज। जाहिर है कंपनी स्टार्ट की है, वर्कर्स तो होंगे ना उसमें, तो उनको, क्योंकि हमने खुद कंपनी स्टार्ट की है, हम बॉस है, तो हमें उन्हें सैलरीज देनी पड़ेगी। रेंट रेट्स, हो सकता है कि जिस जगह पर हम हो वो रेंटेड हो, तो उसका भी हमें रेंट पे करना होगा। हीटिंग एंड लाइटिंग ऑफ द प्रीमिसेस यूज, जितनी भी हम हीटिंग और जितनी भी लाइटिंग यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो उसका भी बिल हमें पे करना पड़ेगा। इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल्स, जितना भी हमारी कंपनी में इक्विपमेंट यूज हो रहा है, कोई भी स्टेशनरी, कोई भी इक्विपमेंट, और कंज्यूमेबल्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल, इसका भी बिल हमें ही पे करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स। अब एडवर्टाइजिंग यानी कि जाहिर हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की, हमने उसको एडवर्टाइज भी तो करवाना है ना, उसको अपनी कंपनी को ग्रो करवाने के लिए हमें उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करनी है। तो हम अपनी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट पे भी पैसा लगता है, एंड मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर भी मनी लगती है। मिसकिलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं हमारी, जो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस होते हैं, हीटिंग बिल्स होते हैं, ईच एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आती है, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम कंपनी स्टेशनरी टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कंपनी की स्टेशनरी से लेकर हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तक हर एक्सपेंसेस जो होता है मिसलेनियस होता है, और वो हमें पे करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड है नीड ऑफ द कैपिटल कंटिन्यूड। हाउ डज वन सेट अबाउट रेजिंग दिस मनी। अब एक इंसान अपना बिजनेस कैसा बढ़ा सकता है, अपना पैसा कैसे बढ़ा सकता है। पैसा बढ़ाना बेसिकली बिजनेस बढ़ाना, एक इंसान किस तरह से अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रोड्यूस अ बिजनेस प्लान। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हम एक बिजनेस प्लान प्रोड्यूस करें, ठीक है। मतलब हम सोचें कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है और किस चीज का स्टार्ट करना है। जाहिर है बिजनेस होगा तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। इट इज टिपिकली कंटेन्स, इसमें बेसिकली होता क्या है, डिस्क्रिप्शन व्हाट द कंपनी विल बी डूइंग। एक डिस्क्रिप्शन होगी कि कंपनी कर क्या रही है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनी थी तो वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करिए, इस चीज की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी, टुगेदर विद इंफॉर्मेशन टू शो दैट इट इज टेक्निकली फिजिबल एंड दैट फाउंडर्स ऑफ द कंपनी हैव द नेसेसरी एक्सपर्टीज। और इसके साथ ये भी हो कि क्या कंपनी के पास एक्सपर्टीज मौजूद है जो बाकी अच्छी टेक्निकली फिजिबल फैसिलिटीज पेश करे अपने कस्टमर्स को। एन असेसमेंट ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट एंड द कंपटीशन, जिस एरिया में आप लोग अपने मार्केट को बिल्डअप कर रहे हो, आपके पास अंदाजा होना चाहिए कि वो उस एरिया में उस मार्केट का क्या कंपटीशन है, यानी कि उस मार्केट में कंपटीशन क्या चल रहा है, ताकि हमें अपनी कंपनी भी उसी नौयत की रखनी चाहिए। एंड अ प्रिडिक्शन कहते हैं एक अंदाजा, एक प्रिडिक्शन होनी चाहिए ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कि हमारी कंपनी में इतना पैसा लगेगा। वही बात आ गई मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, हमने अपने फाइनेंस की प्रिडिक्शन रखनी है कि हमारी कंपनी में इतना पैसा लग सकता है और ये एक्सपेंसेस आ सकते हैं। उससे फिर हमें प्रोसीड नहीं करना, हमें एक बाउंड्री लाइन बना देनी है उसको, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स। बिजनेस स्टार्ट करते जाहिर है पैसे की जरूरत तो पड़ती है, तो अब वो फंड, वो पैसा हमारे पास कहाँ कहाँ से आ सकता है। 3 ग्रुप्स हैं, दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू ग्रांट्स, लोन्स एंड सेल ऑफ इक्विटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रांट्स क्या होता है। ग्रांट इज अ सम ऑफ मनी गिवन टू द कंपनी, एक पैसे का मजमुआ होता है जो कि कंपनी को दिया जाता है। while the company is obliged to demonstrate that it has been used for the purpose of which it was intended, इसमें कंपनी को बताना होता है कि वो किस नियत से ये पैसा ले रही है, अपनी कंपनी के किस एक्सपेंस के लिए ये पैसा ले रही है। अब ग्रांट और लोन में बहुत लोग फर्क नहीं पता होता। ग्रांट और लोन में फर्क यहीं से आता है कि इट इज नॉट इंटेंडेड दैट द ग्रांट शुड एवर बी पेड बैक टू द कंपनी विच गेव इट। ग्रांट हमें वापस नहीं करना होता।
फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन हमें पैसा देती है, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें ग्रांट मिल सकता है तोहफतन। तो वो तोहफतन जब हमें पैसा देती है वो हमें ऐसे ही नहीं दे देगी, वो हमसे पूछेगी कि आपने ये पैसा चाहिए, आपको किस लिए चाहिए, आपने अपनी कंपनी में किस किस एक्सपेंस पर ये पैसा लगाना है। और जब उन्हें पता चल जाएगा वो अपनी तसल्ली कर लेंगे, फिर वो हमें पैसा देंगे, वो तोहफतन पैसा देंगे। वो उसकी उनकी ये नियत नहीं होगी कि वो पैसा हमें पे बैक करना है। तो ग्रांट और लोन में बेसिकली यही से फर्क आता है कि लोन हमें पे बैक करना होता है, ग्रांट हमें पे बैक नहीं करना होता, वो हमें रिवॉर्ड मिलता है फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी और गवर्नमेंट। The availability of grants and other help for new companies depends very much on where the company is located. जाहिर है वही बात कि अगर कोई हमें पैसा दे रहा है वो ऐसे ही नहीं दे देगा, और वो भी उस सिचुएशन में जब हमें उसको पैसा वापस ही नहीं करना, तो वो देखेगा कि हमारी कंपनी किस एरिया में लोकेटेड है, उसकी एरिया उसकी लोकेशन क्या है, हाउ मैनी पीपल इट एक्सपेक्ट्स टू एम्प्लॉय, उधर कितने लोग हैं जिनका रोजगार लगा हुआ है, एंड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी एट द टाइम, और क्या वो कंपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो कर रही है। अब हम पढ़ते हैं लोन। लोन क्या होता है? अ लोन इज अ सम ऑफ मनी लेंड टू द कंपनी। एक लोन होता है कि पैसे का मजमुआ होता है जो के कंपनी पर उधार होता है। तो ये ग्रांट और लोन में फर्क आ गया। इंटरेस्ट इन पे एबल ऑन इट, उसका इंटरेस्ट क्या होता है कि ये हमें वापस करना होता है लोन एट अ रेट दैट मे बी अ फिक्स्ड और वेरिएबल, और हो सकता है कि उसका टाइम पीरियड जो है वो कि फिक्स हो या फिर वेरिएबल भी हो, लाइक इंस्टॉलमेंट्स हो उसकी। एंड द लोन इज यूजुअली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें लोन दिया, उसने कहा कि आप ये लोन हमें विद इन 1 ईयर वापस करेंगे, तो हम जिम्मेदार होते हैं, इस चीज के पाबंद होते हैं कि हमें 1 साल के अंदर अंदर वो ली गई रकम, उधार ली गई रकम वापस करनी है। तो ये होता है लोन। The company is liable to pay back the loan and if the company goes into liquidation, liquidation क्या होता है? liquidation कहते हैं खसारे को। कंपनी लायबल होती है, स्पेशली कंपनी के बॉस जो होता है वो लायबल होता है कि वो लोन को वापस करे, और इन केस अल्लाह ना करे अगर वो कंपनी लिक्विडेशन यानी कि खसारे का शिकार हो जाती है, तो लैंडर इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द लोन। तो जो लैंडर यानी कि जाहिर है अब कंपनी के एम्प्लॉय तो उठकर लोन नहीं लेंगे ना अपनी कंपनी के लिए, उन्हें क्या गर्ज, उन्हें तो जस्ट अपनी सैलरी से गर्ज होगी। लोन कौन लेगा अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए? बॉस। बॉस क्या होता है? लैंडर। अब जाहिर है वो उधार ले रहा है तो उसको हम लैंडर बोलते हैं। द लैंडर इज वर्ड द लोन फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब क्योंकि कंपनी खसारे में चली गई, तो जो कंपनी के बॉस हैं वो लायबल हैं लोन को पे बैक करने के लिए, और वो किधर से पे बैक करेंगे? उनके पास अपना पैसा तो नहीं होगा ना कि वो पे बैक कर सके, कोई भी इनकम नहीं होगी जो उनके पास आ रही होगी, तो वो कंपनी के असासे से उसको पे बैक करेंगे लोन को। एसेट्स कहते हैं असासा। इन मोस्ट केसेस सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द लोन। जाहिर है आपको कोई बैंक पैसा देता है तो वो सिक्योरिटी, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विच यू हैव टू फॉलो। ओके, देन हम पढ़ते हैं सेल्स ऑफ इक्विटी। अच्छा, ये जो वर्ड है सेल्स ऑफ इक्विटी, इक्विटी के वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि बराबरी का कोई जी इधर जिक्र होने वाला है, कि मतलब लेन का देन है, कि बराबरी चल रही है। अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो उसके बदले में वो आपसे कुछ ले भी रहा होगा। इक्विटी कैपिटल इज मनी पेड टू द कंपनी, पैसा कंपनी को दिया जाता है इन एक्सचेंज। एक्सचेंज के वर्ड से जाहिर होगा कि कुछ अगर वो आपको दे रहा है तो आपसे वो कुछ ले भी रहा है। फॉर अ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। अच्छा, इक्विटी हमें कंपनी को कोई भी फॉर एग्जांपल हमें कोई भी कंपनी पैसा देती है, लेकिन वो उसके बदले में हमसे ये नहीं चाहती कि हम उसको पैसा पे बैक करें। लोन वो तो लोन हो जाएगा, वो चाहती है कि हम उसको अपनी कंपनी में ओनरशिप में एक शेयर दे दें। तो शेयर होल्डर्स आर एट मच ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग अ पुअर रिटर्न ऑन द कैपिटल। अब देखें, जो भी कंपनी हमें पैसे दे रही है और उसने हमसे ये चाहा कि हम उसे अपनी कंपनी के ओनरशिप में शेयर दे दें, मैंने दे दिया। अब जो शेयर होल्डर होगा ना, जो बंदा मुझे पैसे दे रहा है वो ज्यादा रिस्क में होगा। क्यों? क्योंकि उसने पैसा लगाया होगा मेरी कंपनी पर। हो सकता है कि कंपनी अल्लाह ना करे अगर लॉस में चली जाए तो किसका लॉस होगा? मेरा लॉस नहीं होगा, वो शेयर होल्डर को होगा। और अगर कंपनी फायदे में चली जाती है, प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट भी शेयर होल्डर को होगा, ना कि मेरा इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, नो डाउट कंपनी मेरी है, लेकिन मैंने उन्हें शेयर दिया हुआ है ओनरशिप में, तो लॉस भी ज्यादा उन्हीं का होगा और प्रॉफिट भी ज्यादा उन्हीं का होगा। तो ये सारी यही बात है। शेयर होल्डर आर एट अ मच ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग अ पुअर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल और इवन लूजिंग इट कम्प्लीटली देन अ लैंडर्स। लैंडर जिसने उधार लिया था
but in compensation of for this they stand to make a greater profit than lenders for goes well. वही बात है. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड हम पढ़ते हैं बजटिंग एंड मॉनिटरिंग. हाउ कैन वी मैनेज आवर बजट, हाउ ओके. अब ये पढ़ते हैं. अब बजट इज अ प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बजट क्या होता है? एक प्रिडिक्शन होती है, एक अंदाजा होता है कि जी मुस्तकबिल में हमारा इतना पैसा लग सकता है हमारी कंपनी पर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर, कवरिंग यूजुअली द करंट और द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. और वो हमारे प्रेजेंट को और हमारे फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को कवर कर रहा होता है हमारा बजट. अगर हमने बहुत अच्छे से बजट किया होगा हर चीज को प्रॉपर वे में. The ordinary manager in a company is however much more concerned with budgeting for income and expenditure. जो मैनेजर होता है कंपनी का, ऑर्डिनरी मैनेजर, उसके जिम्मे ही बजटिंग आती है. क्योंकि वो इस चीज से कंसर्न होता है एक मैनेजर के उसकी कंपनी में कितनी इनकम आ रही है और कितना एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं. तो बजटिंग इज एन आइटरेटिव प्रोसेस. आइटरेटिव कहते हैं तकरार वाला प्रोसेस है, यानी कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि जो आपने बजट प्लान किया हो सकता है कि एक्सपेंसेस उससे ज्यादा हो जाए, तो इसको बड़े ध्यान से मैनेज करना पड़ता है बजटिंग को. ठीक है, बजटिंग की स्लाइड नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. बजटिंग एंड मॉनिटरिंग. द फर्स्ट वर्जन ऑफ द बजट इज लाइकली टू शो एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग कंपनी. अच्छा, बजटिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो ये होता है कि ऐसा ना हो कि हमारी इनकम कम हो और हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो. हमें अपन टीचर्स को मैनेज करना होता है. ठीक है, सिंस द ऑपरेटिंग मैनेजर्स विल वांट टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशन. जाहिर है कोई भी मैनेजर होगा वो अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना चाहेगा, तरक्की की तरफ लाना चाहेगा. तो वो अपने उसके जाहिर है तरक्की की तरफ तभी आएंगे जब हमारे काम बढ़ जाएंगे, हम अच्छा काम करेंगे, एफिशिएंट वे में काम करेंगे. व्हाइल द सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल नॉट wish to give hostages for fortune by being over optimistic about the volume of sales it can generate. इस बात को मैं अक्सर एक्सप्लेन करूंगी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट से सोचना चाहिए. यानी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हमारी कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट होगा, हो सकता है कि हमारी कंपनी लॉस में चली जाए. अब ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये हम पहले से ही प्लान कर रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में रहते हुए नेगेटिव एक्सपेक्ट को देख रहे हैं कि ताकि हम उस नेगेटिव चीज को पॉजिटिवली हैंडल कर सके इन फ्यूचर. तो हमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हमें प्री प्लान रहना है, प्रोएक्टिव रहना है, ताकि हम पहले से ही हर चीज को मैनेज कर सकें. एडजस्टमेंट विल हैव टू मेड, जाहिर सी बात है एडजस्टमेंट हमें बनानी ही पड़ेंगी रिपीटेडली अंटिल अ सिचुएशन इज रीच. तब तक हमें एडजस्टमेंट करती रहनी. एडजस्टमेंट्स में हो सकता है कि हमारे जो क्लाइंट लेस एफिशिएंट है हम उसको रिप्लेस कर दें किसी मोर एफिशिएंट से और उसको कुछ किसी ऐसे काम पे बिठा दें जो लेस एफिशिएंट वर्कर्स कर सकते हो. तो एडजस्टमेंट हमें करती रहनी चाहिए तब तक जब तक कि वो हम उस सिचुएशन में ना पहुंच जाए इन विच बजटेड सेल्स एक्सीड बजटेड एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारी सेल बढ़ ना जाए हमारे एक्सपेंडिचर से. फॉर एग्जांपल जैसे कि यानी कि हमारा जो कंपनी में पैसा आ रहा है वो बढ़ जाए, हमारी सेल ज्यादा होंगी तभी तो पैसा ज्यादा आएगा. तो हमारी इनकम बढ़ जाए और हमारे एक्सपेंडिचर थोड़े से इनकम से कम हो जाए. वो पॉइंट होगा जब हम कहेंगे कि जी हाँ अब हमारी कंपनी ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और हम सक्सेसफुल हो सकते हैं. विद अ रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन the operational managers are happy that they can service the predicted volume of sale. operational manager इसलिए खुश होगा कि जी उसने जो अंदाजा लगाया था, उन्होंने जो एक प्लान किया था कि मैंने इस लेवल पर तक पहुंचना है, इस अपनी इतनी सेल्स बढ़ानी है, तो वो इसलिए हैप्पी होंगे कि उनकी उतनी सेल्स हो चुकी होंगी. विद द बजटेड स्टाफ लेवल्स एंड द सेल्समैन आर कॉन्फिडेंशियल दैट दे कैन प्रोड्यूस द प्रिडिक्टेड सेल. और सेल्समैन इसलिए कॉन्फिडेंट होंगे कि जो उन्होंने एक सेल्स करनी थी, अपना उन्हें जो एक जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने वो बहुत अच्छे से निभा ली. वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो. अब हम आते हैं इस स्लाइड पर. इट इज परफेक्टली पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल एंड येट बी अनएबल टू पे इट्स बिल. जाहिर है अब एक कंपनी जब तरक्की की तरफ जाएगी हो सकता है कि उसके ताल्लुकात इतने हो जाएं कि उसको कोई भी अपनी कंपनी का बिल पे ही ना करना पड़े. लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इक्विपमेंट्स के मतलब हो इतने ताल्लुकात हो जाती हैं, अगर पे भी करना पड़ेगा तो बहुत कम विद डिस्काउंट. तो अकाउंटिंग नॉर्मली ऑपरेट्स ऑन एक्रूवल बेसिस. एक्रूवल कहते हैं रोजमर्रा की बुनियाद पर. हमें अकाउंटिंग डेली करते रहना चाहिए, हमारी क्या सेल्स हो रही है और क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं और हमारी कितना पैसा आ रहा है, हमारी कंपनी में कितना पैसा जा रहा है.
हमारी कंपनी से, तो वो हमें डेली अकाउंटिंग करती रहनी चाहिए। अक्रूवल बेसिस होता है रोजमर्रा, ठीक है, इससे ताकि कोई लाइक कहते हैं कि कोई वो ना हो, घपला ना हो, कि ऐसा ना हो कि बाद में हम लड़ें कि जी ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इस तरह से। द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, हमें अपने वर्क को प्रोग्रेस में रखना चाहिए 24/7। इट इज यूजुअल टू निगोटिएट, निगोटिएट बोलते हैं बातचीत करने को। इस बेहतर होता है कि हम बातचीत कर लें, स्टेज पेमेंट्स के हवाले से बेहतर होता है कि हम अपने कस्टमर से बातचीत कर लें, बजाय इसके कि हम उससे लड़ें। रादर देन लीविंग ऑल द पेमेंट अंटिल द वर्क इज कम्प्लीटेड, बजाय इसके हम अपने कस्टमर को कहें जी नहीं, आप तो हमें काम स्टार्ट होने से पहले ही पैसा दें। इससे क्या होगा, एक तो हमारा कस्टमर भी हमसे हमारी कंपनी से चला जाएगा, वो हमारे पास फिर नहीं आएगा, और दूसरा क्या होगा, एक लड़ाई भी होगी, हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट भी खराब होगा। तो बेहतर होता है कि कुछ आप बातचीत करके कुछ पैसा पहले ले लो, लाइक हम कहते हैं कि ये एडवांस ले लो आप पहले, और जब आप अपने कस्टमर का काम कर दो तब आप उससे पैसे ले लो वापस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो की लास्ट स्लाइड देखते हैं। Cash has therefore to be found to cover the gap between what a company has to pay out in cash and what it receives in cash. Working capital होता क्या है कि वर्किंग कैपिटल ये होता है कि हमारी कंपनी में कितना पैसा आ रहा है और हमारी कंपनी में से कितना पैसा जा रहा है, इसके गैप को जो चीज कवर करती है ना, वो होता है कैश। वो हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी में इतना पैसा आया और इतना हमारी कंपनी से गया है। और डॉक्यूमेंट कैश फ्लो प्रिडिक्शन, कैश फ्लो प्रिडिक्शन क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, इसमें होता क्या है, इज द अमाउंट ऑफ कैश एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ्स। उसमें हम सारा लिख देते हैं कि कितना पैसा हमारी कंपनी में आया और कितना आने वाले 12 महीनों में हमारी कंपनी से जाएगा पैसा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि उसमें हमारी सैलरीज भी हों, इस तरह से ना वो हम एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं कैश फ्लो प्रिडिक्शन, जिसमें प्रिडिक्शन फ्यूचर के हवाले से प्रिडिक्शंस होती हैं कि जी इतना चीज आएगी और इतनी हो सकता है कि चली जाए, तो फिर हम उसी को फॉलो करते हैं। द बैंक स्पेसिफाइज द मैक्सिमम दैट कैन बी बोरोड ऑन एन, आई गेस ये लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट, मुझे नजर नहीं आ रहा, वो नंबर आया हुआ है। द बैंक स्पेसिफाइज द मैक्सिमम दैट कैन बी बोरोड ऑन एन ओवरड्राफ्ट बट इंटरेस्ट इज ओनली पेएबल ऑन द अमाउंट एक्चुअली। बैंक अब एक कंपनी को बैंक ये फायदा दे देता है कि वो उन्हें अलाउ कर देता है कि जी आपने जितना भी उधार लेना ना, मैक्सिमम जितनी, फॉर एग्जांपल उसकी लिमिट है 50 लाख, तो बैंक 50 लाख बैंक की लिमिट है, तो वो कंपनी को इजाजत दे देता है कि आप इतना उधार ले सकते हो कंपनी से, लेकिन शर्त क्या होगी कि वो कंपनी को हर हाल में पे बैक करना होगा। So this is all about how can we manage our finances, how can we manage our budget. I hope you guys will be understanding